नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए खास रहने वाला है। तो वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है। हलचल है भारत विरोधी साजिश की। भारत के दुश्मन बांग्लादेश की धरती को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल बड़ा साजिश को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश में क्या खिचड़ी पका रहे हैं? यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर के क्या प्लान कर रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। चीन, जिसकी आदत किसी को भी कर्ज देकर के उससे एहसान तले दबाने की है, वो भी बांग्लादेश के साथ मिलकर के डील कर रहा है। चीन के रडार भारत की सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं और ये खतरे का अलर्ट भी है। मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, चीन तुर्की के साथ आखिरकार डील क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे भारत बांग्लादेश के बदलते रिश्तों की। कभी भारत का सहयोगी और पड़ोसी देश कैसे आज दुश्मन देश आतंकिस्तान के करीब पहुंच गया है। वहां के आतंकी संगठन भी अब बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप खोल करके बैठे हुए हैं। इस पूरे प्लान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये देश भारत को घेर रहे हैं। फिर बात करेंगे ट्रंप के यू टर्न की, जो उनकी आदत भी है, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी उनका यू टर्न भारत में देखने को मिला था, हालांकि वो यू टर्न खुशखबरी लेकर के भारत के लिए आया था। ट्रंप के बयान से उम्मीद जागी है कि अब 1H वीजा के लिए, यानी H1 वीजा के लिए फीस कम हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने आखिरकार ये सब कुछ सोचा कैसे, वो भी आपको बताएंगे। वो ट्रंप जो कल तक विदेशियों के अमेरिकियों की नौकरी खाने वाला बता रहे थे, उन्हें अब विदेशी वर्कर्स की कमी आखिरकार खल क्यों रही है। साथ ही हम बात करेंगे विदेशी छात्रों के वीजा की, जिसको लेकर के सख्त रूल्स बनाए गए हैं। साथ ही नए अप्रूवल भी रोक दिए गए हैं। विदेशी छात्र कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आधार है, ये आपको समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये अमेरिका के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। विदेशी छात्रों को कैसे ये वीजा मिलता है, इसका प्रोसेस टाइप क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही H1B वीजा के बारे में भी, कौन से देशों को ये मिलता है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। अमेरिका में कंपनियों के बारे में जो ये वीजा देने में टॉपर है, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि टैरिफ को लेकर के ट्रंप के नए ऐलान की जो बात सामने आई थी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार अमेरिका को ही खानी पड़ी है। ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया, लेकिन लगातार जो इन विवादों से घिरे रहे, वो विवाद सुलझे कैसे, उनसे डील आखिरकार कैसे हुई और ये टैरिफ घटा कैसे, ये ट्रंप का टैरिफ प्लान आखिरकार है क्या। और उसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम ये भी बात करेंगे चाइनीज पुल के बारे में, जो महज 2 महीने में गिर गया। चाइना में ब्रांड न्यू पुल आखिरकार गिरा कैसे, ये भी आपको बताएंगे। चीन, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है, स्किल्ड माना जाता है, वहां पर स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, ये कहा जाता है, तो फिर कैसे वहां के जो इंजीनियर है वो फेल हो गए हैं। करप्शन ना के बराबर बताया जाता है चीन में। करोड़ों की ताकत का पुल आखिरकार गिरा कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और चीन का कहां से नेटवर्क है जो इस पुल के टूटने से प्रभावित हुआ है, इसके बारे में भी सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए वर्ल्ड नाउ की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की, जो कहने को तो भारत का पड़ोसी है, लेकिन अब वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। मोहम्मद यूनुस भारत के अशांति मिशन पर निकल चुके हैं। बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के साथ ही मिलकर के हमारे लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से हमारे लिए साजिश रच रहा है और उसे किस तरीके से अंजाम दे सकता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। बीते कुछ महीनों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में खासकर गर्माहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी हैं, बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं और अभी हाल ही में पाकिस्तान का वॉरशिप बांग्लादेश पहुंचा है। ये जहाज 4 दिन की गुडविल विजिट पर गया है। गुडविल विजिट का मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि दोनों ही देशों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी में वो चाहते हैं कि भारत का नुकसान कर दे। इनका मकसद है दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करना। पाकिस्तानी वॉरशिप PNA सैफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए चटगांव बंदरगाह पहुंच गया है।
अब चटगांव पहुंचने से पहले बांग्लादेश नौसेना के जहाज ने समुद्र में ही पाकिस्तानी जहाज को औपचारिक सलामी दे दी है। बड़ी बात है ये। और दूसरी तरफ बंदरगाह तक एस्कॉर्ट भी किया है ताकि उसे किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। बात 1971 के युद्ध की करते हैं, जब पहली बार पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज बांग्लादेश पहुंचा था। लेकिन खास बात यह रही कि इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख नाविद अशरफ भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है। और बीते दिनों मुनीर के डेप्यूटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 8 लोगों की टीम लेकर के बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश जब से मोहम्मद यूनुस के हाथों में पहुंचा है तब से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साथ इस देश की नजदीकियां इसी बर्बादी का सबूत है। यूनुस ने पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ अब भी प्लानिंग प्लॉटिंग की बारे में जानकारी दी है और ये सब कुछ शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के बांग्लादेश की खाड़ी को सुरक्षित क्षेत्र मानता रहता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नौसैनिक गतिविधियां हैं वो बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, जो कि भारत के खिलाफ साजिश के रास्ते को खोल रही हैं। अब पाकिस्तान का जो युद्ध पोत बांग्लादेश में आया है उसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि वो है क्या और उसकी खासियत क्या है। तो ये PNS सैफ वॉरशिप है जो कि चीन ने 2010 में पाकिस्तान को बेचा था। अब ये बड़ी खबर है। और फ्रिगेट क्लास का ये जहाज है, कौन सा? PNS सैफ वॉरशिप, जिसके बारे में हम आपको अभी तक ये जानकारी दे रहे थे। PNS शमशीर और PNS आसलत भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो पूरी जानकारी है, चीन ने इसकी सप्लाई के लिए करीब 6,375 करोड़ रुपए वसूले थे, ये भी निकल करके सामने आई। इसके बाद ये जानिए क्या हुआ। हालांकि भारत के वॉरशिप के मुकाबले ये काफी कमजोर बताया जाता है, लेकिन क्या ये सच में कमजोर है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये है भारत के वॉरशिप के मुकाबले काफी कमजोर, लेकिन अभी जो इसके बारे में जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि ये तकनीकी खराबी से जूझ रहा है। और रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती है कि जहाज के HP5 स्टेबलाइजर सिस्टम में गड़बड़ी आई है। तो जहाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा अहम इसे माना जाता है। और इसी खराबी के कारण समुद्री यात्रा के दौरान जहाज का कंट्रोल प्रभावित भी हो सकता है और नेविगेशन में इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। अब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि PNS शमशीर और PNS आसलत जहाजों में भी इसी तरह की तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। यानी ये कोई पहली समस्या नहीं है, ऐसी तकनीकी खामियां पहले भी देखी गई हैं। अब तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तानी नौसेना को इन जहाजों की मरम्मत और अपग्रेडेशन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। अब आप समझ लीजिए कि अगर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा तो पाकिस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं वो वाली बात हो जाएगी कि गरीबी में आटा गीला, और यही उनके साथ हो रहा है बार बार, क्योंकि ऐसी खराबियां आ रही है। क्योंकि ये हथियार भी तो चीन से लाए गए हैं। अब चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े अपने आप ही हो जाते हैं। अब भारत के लिए PNS सैफ का बांग्लादेश आना चिंता की बात क्यों है वो जानिए। 44 साल बाद बताया जा रहा है, 54 साल बाद, कि पहली बार कोई पाकिस्तानी वॉरशिप चटगांव पहुंच गया है, इसीलिए चिंता बढ़ गई है। और ये दिखाता है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से तेजी से रिश्ते सुधार रही है। ये जहाज कहाँ बना है? ये जहाज चीन में बना है और उसकी तकनीकी से भी लैस है, जिसमें चीन बांग्लादेश में सैन्य मदद पहुंचा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की करीबी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। और इसी दौरान जनरल मिर्जा ने दोनों देशों को एक दूसरे को समर्थन करने का दम भरा। भारत के लिए मुलाकात इसलिए भी टेंशन बढ़ाने वाली थी क्योंकि यूनुस ने मिर्जा को एक ऐसी किताब भेज दी जिसमें असम और उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया गया था। अब क्या था इस किताब में जिससे आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर के कुछ साजिश रच रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ है इसमें। तो यूनुस ने मिर्जा को जो किताब भेंट की थी उसके बारे में जानिए। इसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रुथ, जिसके कवर पर विवादित नक्शा दिखाया गया है। इसी किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सातों जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है इसी किताब में दिखा दिए गए हैं, असम से लेकर के अरुणाचल तक को बांग्लादेश का हिस्सा बताते हुए। अब ये नक्शा इस्लामिक चरमपंथी समूहों की मांगों से मिलता है जो कि ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा पर काम करते हैं, उस अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। बांग्लादेश सरकार की ओर से ये नक्शा जानबूझकर के जारी किया गया है और ये किसी तरह के आर्ट का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी देशों को संकेत देने के लिए था
हाल ही में मोहम्मद यूनुस की अगर मैं बात करूं तो जो दस्तावेज तुर्की के प्रतिनिधि मंडल को सौंपे हैं उसमें भारत के साथ जंग और उसके बाद की पूरी योजनाओं की स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो आप समझिए कि एक जो बड़ा संदेश देने की कोशिश ये की जा रही है कि भारत को वो घेरेंगे, इसी तरीके से की जा रही है, लेकिन वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं होंगे क्योंकि उनका जो झूठ का पुलिंदा है वो बार बार सामने आता है। और यही गिफ्ट यूनुस ने तुर्की के अधिकारियों को दे दिया। अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी पूर्वोत्तर के लिए खतरा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वो रणनीतिक रूप से भारत के लिए अहम है। इस चिकन नेक पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की बुरी नजर है, लेकिन क्यों इसे कहते हैं चिकन नेक, अब इसकी अहमियत के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से इसे जाना जाता है और ये चिकन नेक कॉरिडोर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसकी खासियत क्या है वो हम बता देते हैं आपको कि इसकी खासियत क्यों है, कॉरिडोर के नाम से इसे चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से क्यों जाना जाता है वो जान लीजिए। दरअसल 60 किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर चौड़ा है और इसका जो पूरा इलाका है वो पूर्वोत्तर राज्यों के देश को जोड़ता है और इसीलिए ये हमारे लिए अहम हो जाता है। इसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, नेपाल, चीन, भूटान, इससे ये घिरा हुआ है और इसीलिए ये इलाका संवेदनशील भी माना जाता है। कॉरिडोर अगर ये बंद हो जाता है तो भारत के लिए पूर्वोत्तर बंद हो सकता है, ये बहुत अहम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सबसे समृद्ध संसाधन क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यहाँ 1.1 बिलियन टन कोयले का भंडार है और इस पर भी उनकी नजर है। खासतौर से अगर बात मैं असम की करूं, मेघालय की करूं तो ये काफी समृद्ध भी है और ये कोई पहली बार नहीं है हालांकि जब यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर का जिक्र किया हो। बात अगर आप अप्रैल 2025 की करेंगे तो अपनी चीन यात्रा के दौरान यूनुस की तरफ से भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को घेरते हुए ये कहा गया था कि ये बांग्लादेश ही है, उनका समुद्री द्वार है, यानी कि भारत के एक अहम हिस्से पर वो बांग्लादेश दावा कर रहा है जिसे बनाया ही भारत ने है, जिसका जन्म भारत की वजह से हुआ है। उनका ये कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर ये बन सकता है, यानी चीन की चिंता उन्हें बहुत ज्यादा हो रही है। इस चिकन नेक पर तो चीन की भी नजर है और उसके पीछे की वजह क्या है वो समझ लीजिए। तो चिकन नेक कॉरिडोर आखिरकार है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे अहम इसलिए है क्योंकि जो 7 राज्यों को ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक दूसरे से जोड़ता है। अब ये समझिए कितना लंबा है और चौड़ा है, 60 किलोमीटर। ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है जो चिकन नेक कहलाता है वो 60 किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर चौड़ा है। पूर्वोत्तर राज्यों को देश से जोड़ करके रखने में इसका अहम योगदान है। ये पूरा एरिया है, अगर ये अलग कर देंगे तो ये जो 7 पूर्वोत्तर के राज्य है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। आप इसे मैप के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी सीमा दरअसल बांग्लादेश से लगती है, चीन, भूटान और नेपाल से ये पूरी जगह घिरी हुई है और इसीलिए ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। संवेदनशील इसीलिए माना जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो इससे लगती हैं। तो यही इसकी खास बात है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे देश है वो इस पर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं ताकि इस पूरी जगह पर वो अपना दावा कर दे, उस जगह को घेर ले, भारत के एक हिस्से को उससे अलग करके उस पर अपना अधिकार जमा दे, जैसा कि यूनुस की तरफ से कहा गया था। यूनुस ने अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सत्ता संभाली थी, ये हर कोई जानता है। जिसके बाद से हालांकि ढाका ने पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ अपने संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर उसके पहले की सरकार की बात की जाए, यानी शेख हसीना सरकार की, तो उनके भारत से संबंध काफी अच्छे थे। वो साल भर में कम से कम 3 से 4 बार भारत की यात्रा पर रहती थी। लेकिन अगर यूनुस सरकार की बात करें तो पिछले दिनों पाकिस्तान, चीन, तुर्की के कई प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात कर ली है और ये दर्शाता है कि वो भारत के खिलाफ जाने की साजिश रच रहे हैं, उस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूनुस किसी ना किसी तरह इन देशों से सहयोग चाह रहे हैं। अब क्यों चाह रहे हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। मोहम्मद यूनुस इन देशों के साथ मिलकर के खेल क्या रच रहे हैं वो भी जानिए। इसी साल यूनुस ने चीन का दौरा किया था और राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के मायने क्या है वो जानिए।
जिनपिंग ने बांग्लादेश को $2 अरब का पैकेज थमा दिया, क्योंकि बांग्लादेश के हाल बेहद ही खराब है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश को पैसों की जरूरत थी और इसी कर्ज जाल में चीन ने उसे उलझा दिया $2 अरब का पैकेज देकर के। अब बदले में यूनुस एयरपोर्ट, बंदरगाह, जमीन चीन के पास गिरवी रखाए थे। गिरवी रखने का मतलब यह है कि अब उसका उन पर अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो $2 अरब लौटा ना दे, किसे? चीन को। अब इसी डील की तरह चीन को भी अपने पुराने सपने पूरे करने का कहीं ना कहीं मौका मिल गया था और उसने $2 अरब दे भी दिए कि भाई ले लो, हमें जो जरूरत है वो हमारी पूरी हो जाएगी। यूनुस ने खुल करके चीन का बंगाल की खाड़ी में बेस बनाने की सलाह दे डाली। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की थी और अभी चीन बांग्लादेश की काफी मदद भी करते हुए नजर आ रहा है। चीन बांग्लादेश के मोंगाल पोर्ट पर $21 बिलियन निवेश कर रहा है, जो कोलकाता से महज 200 किलोमीटर दूर है और ये निवेश बंदरगाह के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए किया जाता है, ताकि चीन की जो दक्षिण एशिया में राजनीतिक उपस्थिति है उसे मजबूत करने के लिए मदद मिल सके। यानी पूरे तरीके से आप जो भौगोलिक चीजें हैं उसको बिगाड़ दें और किसी तरीके से भारत की तरफ बढ़ें, ये इनका प्लान है। चीन धीरे धीरे बांग्लादेश में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ ही बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर के भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है। अब बांग्लादेश अपने पुराने लाल मोनिहाराट एयरबेस को फिर से सक्रिय कर रहा है। इसके बारे में जानकारी भी हमने आपको दी थी कि ये सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, यानी उस नाजुक गलियारे के पास है जो भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। तो चीन का मोहरा किस तरीके से ये बांग्लादेश बन गया है वो आपको समझा देते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मोहरा बन गया है। दरअसल लाल मोनिहाराट एयरबेस में नए हैंगर लगाए गए हैं, जेट पार्किंग और रडार सिस्टम तक तैयार कर लिए गए हैं। क्यों तैयार किए गए हैं वो जानिए। चीनी JSG-400 TDR रडार सिस्टम लगाने की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश ने चीन से 70% हथियार खरीदे हैं और चीन से 20 J-10CE लड़ाकू विमान भी खरीदने का जो समझौता है वो हो गया है। अब बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो भारतीय सीमा के करीब बड़े पैमाने पर एयरबेस का विस्तार कर रही है और भारत ने इसके जवाब में बंगाल और असम बॉर्डर के पास 3 नई जगहों पर सैन्य तैनाती कर दी है। अब आप समझ लीजिए कि भारत की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है कि अगर चीन बांग्लादेश का सहारा लेकर के उनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की तैयारी कर रहा है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि भारत ने इसी के जवाब में बंगाल और असम बॉर्डर के पास 3 नई जगहों पर सैन्य तैनाती की है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसके बाद क्या किया वो भी समझिए। ढाका तुर्की के साथ भी रक्षा साझेदारी कर रहा है, वहां पर भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान हो, तुर्की हो, चीन हो, ये सब एक दूसरे की तिकड़ी बना करके दोस्त बन करके बैठे हुए हैं और बांग्लादेश उसी ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अब तुर्की भी भारत के खिलाफ विरोधी रुख अपनाता है और यूनुस अब इनके साथ भी व्यापार कर रहे हैं। तुर्की के साथ बांग्लादेश का ये रक्षा समझौता तकरीबन फाइनल हो चुका है और इसके तहत ढाका को SIP या सिपर लंबी दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो तुर्की से मिल जाएगी। यानी उसका जो पूरा एक खजाना है रक्षा क्षेत्र में उसे वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके आगे और सुनिए। बांग्लादेश को न सिर्फ तुर्की से लड़ाकू ड्रोन मिलने जा रहे हैं बल्कि उसे ड्रोन के सह उत्पादन का भी मौका मिलेगा। अब तुर्की से मिल रहे हथियारों से बांग्लादेश की कई जरूरत पूरी होती है, ये सच है। तुर्की से बांग्लादेश सिपर एयर डिफेंस सिस्टम लेगा और इससे ढाका के पास अपने हवाई क्षेत्र को अवरुद्ध करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो किसी भी संभावित आक्रमण से राजधानी ढाका को यानी कि सुरक्षित कर सकता है। अब तुर्की से मिलने वाले ड्रोन ढाका के लिए काफी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास इस तरीके के लड़ाकू ड्रोन हैं, जिसमें TB2 लड़ाकू ड्रोन है, TRG-300 रॉकेट सिस्टम है, तोपखाने के गोले हैं, पैदल सेना की राइफलें और मशीन गन शामिल है। बांग्लादेश तुर्की के हथियारों का चौथा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। किसकी मदद से बना है? चीन
और पाकिस्तान की मदद से। चीन ने उसे जो पैसा दिया है खासकर उसकी मदद से। और चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश अब रणनीतिक रूप से भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दोनों की वजह सेम ही है कि पाकिस्तान हो या फिर अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, कर्ज के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अब ये तीनों मिलकर के भारत को सीधे सीधे चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की चुनौती को बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियां भी देखी गई है। अब शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद अगर बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश ने जिस तेजी से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को अपने यहाँ स्वागत किया था, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भी होनी चाहिए, भूलना हमें उसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान गया है तो अपने इन आकाओं को लेकर के ही गया है। अब लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि वो बांग्लादेश को इन हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसका एक पूरा वीडियो सामने आया है, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा, हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वे बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से दावा किया गया। सैफ ने, इस आतंकी ने यह भी दावा किया कि लश्कर के आतंकी पहले से ही बांग्लादेश में सक्रिय हैं, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इनके मन में जो अभी कसक बाकी रह गई है, इस कसक को पूरा निकालने के लिए इनकी तरफ से ये तैयारियां की जा रही है। रैली में आतंकवादी सैफ ने लोगों को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाया। अब सोचिए, भारत के लोगों को ही उकसा रहा है ये व्यक्ति। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को लगातार मजबूत होते हुए देखा गया है और ये पाकिस्तान का साथ दे रही है। वहां के लोगों की सोच, यानी पाकिस्तान के लोगों की सोच और बांग्लादेश के लोगों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं दिखाई देता जब से शेख हसीना सरकार वहां से गई है। भारत के लिए खतरा भी है, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और आपने देखा होगा कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो बॉर्डर पर लोगों की लाइन लगी हुई थी जो भारत आना चाहते थे। अब बॉर्डर लगता है और अगर सैफुल्लाह की बात सच है तो भारत में आतंकी घटनाएं बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी तमाम बातों का जिक्र जो इंडिया डेली कर रहा है, ये सब कुछ तो आईबी को भी पता होगा, रॉ को भी पता होगा और यही वजह है कि ये खबरें निकल करके सामने आती हैं जिसमें ये बताया गया आगे कि आतंकी आसानी से सीमा पार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान साल 1971 के बाद से पहली बार इतने करीब आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो हिस्सा है, जिसे कभी पूर्वी कोलकाता कहा जाता था विभाजन के पहले, उसके बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन पाकिस्तान से 1971 में जब अलग हुआ तो भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया पाकिस्तान से अलग होने में। 1971 के बाद से पहली बार इन दोनों को अब करीब देखा गया है। दोनों के बीच के दुश्मनी की वजह यही थी। ढाका अब आईएसआई के लिए नया अड्डा भी बन गया है। बीते कुछ समय में पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी संगठन की गतिविधियां बांग्लादेश में बढ़ गई हैं और हाल फिलहाल में पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इस बैठक में आईएसआई का कमांडर भी शामिल था। दोनों देश यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान डीजीएफआई के साथ खुफिया जानकारी साझा कर सके, ये इनका पूरा प्लान था। अब भारत ने यूनुस के इस दोहरे रवैये को देखते हुए बांग्लादेश पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं, ये पहले तक था, लेकिन अब ये रिश्ते पलटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तानी जमात समर्थित यूनुस की सरकार आई है, तभी से रिश्तों में तल्खी का दौर भी जारी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत के दुश्मनों के साथ रिश्ते बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत अब भी अपने पड़ोसी होने का हक अदा करता रहा है और बात अगर व्यापार की करे तो अभी भी भारत बांग्लादेश में व्यापार हो रहा है। अब बात सबसे पहले 2023-24 यानी शेख हसीना सरकार की, जब व्यापार 14 से 15 अरब डॉलर रहा है। बांग्लादेश से इंपोर्ट इसमें कितना हुआ है वो जान लीजिए। इंपोर्ट हुआ है 1.97 अरब डॉलर का और एक्सपोर्ट भी कुछ कम नहीं था बल्कि इससे ज्यादा था, 11.07 अरब डॉलर का।
बांग्लादेश के सबसे बड़ा निर्यात रेडीमेड गारमेंट है और निर्यात से होने वाली कुल आय का जो 83% है वो इसी से आता है। अब भारत से जो सख्त रुख अपने साथ उसने अख्तियार किया है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ व्यापार का रास्ता इसी वजह से खोल लिया है, क्योंकि कराची और चटगांव के बीच एक डायरेक्ट शिपिंग सर्विस है। इससे डिलीवरी का समय काफी कम हो जाता है और व्यापार की इफिशिएंसी में सुधार होता है। जनवरी 2025 की एक बात मैं आपको बताती हूँ। जनवरी 2025 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके बाद पाकिस्तान ने 2 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कमिटमेंट के तहत बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किए हैं। चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कई ऐसे आतंकी संगठन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अपना नया अड्डा बनाने में जुट गए हैं कि अब बांग्लादेश के सहारे भारत को निशाना बनाएंगे। और वर्ल्ड में अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितनी तेजी से फैसले लेते हैं उतनी ही तेजी से उनका यू टर्न भी हो जाता है और ये ट्रंप की आदत रही है, बखूबी वो इसे निभा भी रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले H-1B वीजा फीस बढ़ा करके $1 लाख, भारतीय रुपये में अगर आप कहेंगे तो 88 लाख रुपए कर दी थी। और उसके पीछे वजह भारतीयों के लिए यूएस जाकर के अमेरिकी कंपनियों में काम करना मुश्किल हो चुका था। ये पैसे क्योंकि कंपनी को ही चुकाने होते हैं और कंपनी क्या इतना पैसा चुकाएगी, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा था। अब कंपनियों के लिए भारतीयों को जॉब देना महंगा हो चुका है, क्योंकि पहले उन्हें H-1B वीजा के लिए 88 लाख फीस देनी होगी, तभी वे उन्हें अमेरिका ला सकते हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा पर अपने रुख में नरमी के संकेत दे दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान H-1B वीजा को लेकर के यू टर्न लिया है, जो उनकी आदत में शुमार है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को कुछ सेक्टर में विदेशी प्रतिभाओं को लाने की जरूरत है। ऐसे में H-1B वीजा को जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये मान लिया कि भारतीयों के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। ट्रंप से H-1B वीजा और इमिग्रेशन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम बाहरी लोगों के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को लाना होगा। ये उनकी मजबूरी को दर्शाता है, लेकिन सच भी दिखलाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान उनके पुराने रुख से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। पहले ट्रंप विदेशी कामगारों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए क्योंकि नजर आए थे। वो ये कहते थे कि इससे अमेरिकियों की नौकरियां छिनती हैं, लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि उनके देश में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने में कई साल लग जाएंगे और तब तक उन्हें एक्सपर्ट्स को लाना ही होगा। अब ट्रंप ने विदेशी छात्रों के अमेरिका में आने पर रोक लगाई थी। ट्रंप के सुर बदल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए इस पूरे मुद्दे पर कहा क्या है। तो H-1B वीजा अमेरिका के लिए जरूरी है, ये उनकी तरफ से पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में टैलेंटेड वर्कर्स की कमी है, कुछ खास स्किल्स में हमारे पास टैलेंट नहीं है, वो ये मानते हैं। हम ये टैलेंट बाहर से लाना होगा, वो ये भी मानते हैं। अब अमेरिका को आगे बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है कि बेरोजगार लोगों को उठा करके मिसाइल फैक्ट्री में वो नहीं भेज सकते हैं। हर काम के लिए खास स्किल चाहिए होती है, वो ये मानते हैं। और विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई की अनुमति मिलती रहनी चाहिए, ये भी वो मानते हैं। दुनिया भर से आने वाले आधे छात्रों को नहीं रोका जा सकता है और ऐसा करने पर कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम को काफी नुकसान होगा और यही वजह है कि वो यू टर्न लेने के संकेत दे रहे हैं, या यूं कहूं कि माहौल बना रहे हैं। बाहर के देशों से छात्रों का आना अच्छा होता है, ये उनका विचार है। अब यू टर्न इसलिए लिया है क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें उन्हें लगता है कि अमेरिकी काम नहीं कर सकते, बाहर के लोगों का आना जरूरी है। और इस साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा और इमिग्रेशन के मुद्दे पर काफी सख्त रुख दिखाया था। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का अभियान चलाया, वीजा नियमों में ऐसे बदलाव कर दिए जिससे विदेशी कामगारों को अमेरिका में आने और काम करने में मुश्किलें पैदा हों। अब आप सोचिए कि 88 लाख रुपए, यानी जितना साल का कंपनी देती नहीं होगी किसी वर्कर को, उतना उसे H-1B वीजा के लिए देना होगा, तो वो क्यों बुलाएंगे किसी को। हालांकि बयान पर अब ये प्रतिक्रिया समझ में आ रही हैं कि वो यू टर्न लेंगे।
ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को विदेशों से कुशल कामगारों की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्जिया राज्य का उदाहरण देते हुए क्या कहा वो सुनिए। उनका कहना है कि एक हुंडई बैटरी फैक्ट्री में जब साउथ कोरिया से आए कुशल मजदूरों को वापस भेजा गया तो उत्पादन में भारी दिक्कतें आ गई और ये होना ही था क्योंकि हर काम हर किसी को नहीं आता। आगे उन्होंने कहा बैटरियां बनाना बहुत कठिन है, खतरनाक काम है, कई बार क्योंकि विस्फोट की घटनाएं भी होती है। कोरिया से आए लोग इस काम में माहिर थे और वहीं से अमेरिकी कर्मचारियों को सिखाया भी जा रहा था। दक्षिण कोरिया अमेरिका के लोगों को इस काम में प्रशिक्षित कर रहा था, लेकिन दक्षिण कोरिया के जो लोग हैं वो इस काम में पहले से प्रशिक्षित थे और यही वजह है कि इन्हें झटका लगा है। जब उन्हें हमने भेज दिया, यानी कि अमेरिका ने भेज दिया, तो पूरी व्यवस्था ठप हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी मानना है कि विदेशी पेशेवर अमेरिका की तकनीकी और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ट्रंप ने आगे क्या कहा वो जानिए। ट्रंप कहते हैं कि H-1B वीजा प्रणाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ट्रंप को समझ में आ गया है कि मेक अमेरिकी फर्स्ट से उनका भला कतई नहीं होने वाला है। विदेशी छात्रों को लेकर के अपने रुख में यूटर्न लिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई की अनुमति मिलती रहनी चाहिए क्योंकि वे न सिर्फ देश की शिक्षा मजबूत करेंगे, उस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को भी संभालते हैं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग देशों से अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो H-1B वीजा की फीस बढ़ाई थी, बहुत सारे छात्रों को लौटने पर मजबूर होना पड़ा और विश्वविद्यालयों की जो आर्थिक स्थिति का ढांचा है वो बिगड़ते हुए नजर आया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन और दूसरे देशों से आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या घटा दी जाती है तो अमेरिका के करीब आधे कॉलेज ही बंद होने की नौबत आ जाएगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया भर से आने वाले आधे छात्रों को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब पर तो इम्पोज किया नहीं है और ऐसा किया तो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम को भारी नुकसान होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, यानी ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। वो मानते हैं कि बाहर के देशों से छात्रों को आना अच्छा है, दुनिया से रिश्ते बेहतर रखना चाहता हूँ। अमेरिका ने इसी साल मई में पहले विदेशी छात्रों के नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था देश की यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों का रोकना। ट्रंप ने नरम रुख से उम्मीद जता दी है कि वीजा पर दोगुनी फीस पहले जैसी या कम हो सकती है, यानी उस फीस को या तो आधा किया जा सकता है या जो फीस पहले हुआ करती थी वही फीस इस पर इम्पोज की जा सकती है। स्टूडेंट वीजा के लिए दरवाजे वापस से खोल सकता है अमेरिका, ये उनके नरमी वाले बयान की बात एक्सपर्ट्स कहते हैं हो सकता है। दूसरी तरफ बात करते हैं, सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने जो H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को 100 गुना बढ़ा करके $1000 से $1 लाख कर दिया। यानी जब तक H-1B वीजा धारक ये शुल्क जमा नहीं करेंगे तब तक वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से घुसने के आरोप में अमेरिका ने डिपोर्ट किया था और वो ऐसा फिर से कर सकता है। पहले ये शुल्क अगर बात की जाए H-1B वीजा की तो वो 6 लाख रुपए थी और ये आदेश 21 अक्टूबर से लागू हुआ है। हालांकि वीजा के रिन्यू करवाने में कोई फीस नहीं लगेगी, ये जरूर कहा गया, वो भी थोड़े दिन बाद कहा गया था जब बहुत सारी कंपनियां अमेरिका के कोर्ट पहुंच गई थी। हाँ, नए वीजा पर ये लागू होगा ये स्पष्ट था। वीजा की फीस बढ़ने से भारतीयों के लिए भी दरवाजे बंद हो गए थे। अब सोचिए कौन भरेगा 88 लाख रुपए। 70% H-1B वीजा भारतीयों को मिलता है। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे भारतीयों को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। अब H-1B वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 पर आते हैं। कैसे? ये प्रतिशत समझिए। भारत से 73% लोग हैं जो कि अमेरिका जाते हैं, चीन से 12% लोग हैं, फिलीपींस से 1% लोग हैं और वही आंकड़ा कनाडा का भी है 1%। दक्षिण कोरिया से 1% लोग हैं। यानी और कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो 12% लोग जाते हैं अमेरिका, लेकिन भारतीयों का नंबर इसमें सबसे ऊपर है, 73% है। माइग्रेशन पॉलिसी वेबसाइट के अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब बात H-1B वीजा की करें तो H-1B वीजा लॉटरी के जरिए दिया जाता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं। अच्छी बात इसलिए भी है, पे अच्छा मिलता है, उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा लोगों का मानना है।
अब लॉटरी रजिस्ट्रेशन फीस ही $215 है। लॉटरी निकलेगी तब जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फीस इतना दे देंगे। और अब तक अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए देता है। इस साल अमेज़न ने अब तक सबसे ज्यादा H-1B वीजा हासिल किए हैं। अमेज़न को 2025 में 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं। इसके बाद TCS का जिक्र होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र होता है, एप्पल और गूगल की बात आती है। भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि H-1B वीजा आखिरकार होता क्या है। तो H-1B वीजा की अगर बात करें तो अमेरिका का गैर प्रवासी वर्क वीजा है। अमेरिका विदेशी लोगों को ये देता है। उन्हें आने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक पत्र दिया जाता है जिसको दिखा करके वो अमेरिका में रह सकते हैं नियत वक्त के लिए। वीजा से कोई भी अमेरिका में नौकरी कर सकता है। वीजा कंपनी स्पॉन्सर करती है। जिस कंपनी ने काम के लिए बुलाया है वही कंपनी वीजा की फीस अमेरिका की सरकार को चुकाएगी। पहले 3 साल बाद या फिर 6 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। अब वीजा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है और इसके साथ ही IT और टेक्निकल लोगों को नौकरी के लिए वीजा मिलता है। तो अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में हुई थी। उन लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी जो H-1B वीजा अमेरिका का एक वर्क वीजा है। इसे विदेशी स्किल्ड वर्कर को अमेरिका में काम करने के लिए दिया जाता है और शुरू में 3 साल के लिए जरूरत पड़ने पर एक बार 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कुल 6 साल तक इसे किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी को आपको नौकरी का ऑफर देना होगा। कंपनी H-1B वीजा के लिए आवेदन करती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको अमेरिका में कानूनी तरीके से काम करने के लिए इसके तहत अधिकार मिल जाता है। वही अब जो स्टूडेंट वीजा पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि किस तरीके से उनकी तरफ से ये कहा गया कि आधे से कॉलेज, आधे से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। पहले ट्रंप ने कुछ समय के लिए अमेरिका के नए स्टूडेंट वीजा F1, M1, J1 के लिए इंटरव्यू देना रोक दिया था, यानी नए स्टूडेंट की जो दाखिल है अमेरिका के अंदर वो बंद हो गई थी। अभी नए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं और इसलिए छात्रों को वीजा मिलने में देरी भी हो रही है, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। लगभग 12 देशों के छात्रों पर फिलहाल वीजा या एंट्री पर रोक लगाई गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश जारी करके कहा था कि वो स्टूडेंट वीजा के लिए नए इंटरव्यू शेड्यूल ना करें, क्योंकि ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच को परखना चाहता है, उससे सख्त करना चाहता है। पहले छात्र अपने पूरे कोर्स की पढ़ाई पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते थे। अब नया नियम क्या कहता है वो जानिए। ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक रहने की अनुमति होगी। पहले अगर पढ़ाई उससे ज्यादा थी तो रह सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 साल। ये रोक F-M-J वीजा कैटेगरी पर लागू होती है, जो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स को कवर करती है। अब अमेरिका के वीजा प्रोग्राम F-1 वीजा है क्या वो जानिए। अमेरिका कॉलेज में विदेशी छात्रों की पढ़ाई के लिए F-1 वीजा देता है और वहां रह करके पढ़ाई का खर्च उठाना जरूरी होता है। इसके कुछ नियम होते हैं। दूसरी तरफ कोर्स खत्म होने तक ये वैध रहता है, यानी आपका कोर्स अगर 4 साल से ऊपर भी जाता है तो भी ये वैलिड रहेगा। 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। अगर उससे ज्यादा आप आगे निकल गए हैं तो 60 दिनों का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा। यूएस में 10 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो इस वीजा के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नए स्टूडेंट को वीजा देने के लिए पूरी तरीके से रोक अमेरिका की तरफ से लगाई गई थी। वीजा के जरिए छात्र कैंपस के अंदर काम कर सकते हैं। वहां पर ज्यादातर छात्र जो पढ़ने जाते हैं वो अपना खर्च भी उठाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में उन्हें थोड़ा योगदान भी देना होता है। उन्हें पूरी फीस उठानी होती है जो काफी महंगी होती है। वीजा 1 साल के लिए वैलिड होता है। ग्रेस पीरियड होता है इसमें 60 दिन का। M1 वीजा की बात करें तो कुछ मामलों में 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है M1 वीजा में। दूसरी तरफ गैर शैक्षणिक या व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए M1 वीजा दिया जाता है। बहुत सारे लोग कुछ वक्त के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए रहना चाहते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में वीजा मिलता है। टेक्नोलॉजी, एविएशन और बाकी स्किल्ड प्रोग्राम के लिए M1 वीजा दिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रमाण देना हालांकि जरूरी होता है। इस दौरान भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कुछ सीमित मामलों में कैंपस के अंदर काम कर सकते हैं M1
वीजा के तहत ये नियम है। अब J1 वीजा क्या कहता है वो जानिए। एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के लिए है J1। एक्सचेंज होता है बहुत सारे स्टूडेंट का इस देश से उस देश में, उनके लिए J1 वीजा है। प्रोग्राम में भाग लेने वाले स्कॉलर, रिसर्चर, टीचर्स के लिए ये होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज किए जाते हैं पढ़ाई के लिए, उन्हें ये वीजा मिलता है। और वीजा के लिए स्पॉन्सर ग्रुप की जरूरत होती है। अब स्पॉन्सर कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए बताना भी होगा स्पॉन्सर कौन है। प्रोग्राम पर वीजा की जो समय सीमा है वो तय होती है और उसी के तहत आप J1 वीजा ले सकते हैं। कुछ महीने से लेकर 3 से 5 साल तक इसकी अवधि हो सकती है। तो ये है इसका पूरा इतिहास F1 का और J1 का। अब भारत से आने वाले छात्रों को मिलने वाले F1 वीजा की संख्या में गहरी गिरावट आई है। अगस्त 2025 में विदेशों के लिए छात्र वीजा जारी करने में 20% की कमी हुई है। भारत से आने वालों की गिरावट 45% तक बताई गई है। अब ट्रंप इसीलिए मान रहे हैं कि उनके यहाँ के आधे यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी नीतियों की वजह से वीजा स्लॉट में रुकावट, वीजा रिजेक्शन में अचानक बढ़ोतरी ये स्थिति पैदा करती है। दिक्कतों के चलते कई छात्र अब ऐसे हैं जो दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए विकल्प तलाश रहे हैं कि आखिरकार क्यों सिर्फ और सिर्फ हम अमेरिका जाएं, हम कहीं और भी जा सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में कितने विदेशी छात्र हैं? अमेरिका में इस समय लगभग 15 लाख विदेशी छात्र हैं। तो आगे की बात करें, विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए वापस जाते हैं। दूसरा, इनमें से करीब 3.3 लाख छात्र हैं जो कि भारत से गए हुए हैं काम करने के लिए और पढ़ने के लिए। ज्यादातर भारतीय अमेरिका में है, ये नंबर्स ये बताता है। भारत चीन को पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा छात्र भेजने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत ही है। चीन के छात्र लगभग 2.8 लाख हैं और भारत की वही बात जो की गई है 3,30,000 है। दक्षिण कोरिया से 43,000 स्टूडेंट जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। कनाडा से ये जो संख्या है वो थोड़ी कम है, 29,000 है। आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो भारतीयों ने ही चला रखे हैं क्योंकि 3,30,000 छात्र जाते हैं। वियतनाम से 22,000 छात्र जाते हैं और वहीं नाइजीरिया से 21,000 छात्र जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत का इसका जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आता है। तो अब ट्रंप को विदेशी छात्र और वर्कर्स की अहमियत समझ में आ गई है। भारत के साथ वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत कहीं ना कहीं वहां की जीडीपी को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दे रहा है। छात्र वहां जाते हैं, काम करने वाले लोग वहां पर जाते हैं और ऐसे में उम्मीद अब ये की जा रही है कि H1B वीजा और स्टडी वीजा के नियम जो सख्त किए गए थे उनमें सुधार हो सकता है। H1B वीजा का इस्तेमाल देश के कुछ सबसे बड़ी कंपनियों, खासकर तकनीकी यानी IT कंपनी, उद्योग की दिग्गज कंपनियां दूसरे देशों से श्रमिकों को लाने के लिए करती हैं। इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत के लोग करते हैं और ऐसे में ट्रंप प्रशासन इस पर नरम पड़ते हैं तो ये भारतीयों के लिए चीजों को आसान कर सकता है। H1B वीजा के जरिए Amazon, टाटा कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल, विप्रो, इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज और IBM और साथ ही कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशी वर्कर्स को हायर करती हैं। Amazon में सबसे ज्यादा विदेशी वर्कर हैं और सबसे ज्यादा विदेशी वर्कर भी Amazon ही हायर करता है। दूसरे नंबर पर TCS आती है। Amazon ने इस साल 10,000 से ज्यादा वर्कर्स को H1B वीजा पर हायर किया हुआ है और सबसे ज्यादा H1B वीजा होल्डर कैलिफोर्निया में रहते हैं जो वहां काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ सभी बड़ी टेक कंपनियों के लिए ऑफिस मौजूद है। भारतीय टेक वर्कर्स का पसंदीदा ठिकाना भी कैलिफोर्निया ही है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा विदेशी वर्कर हायर करती है, उनके नंबर क्या है वो भी समझ लीजिए। विदेशियों को नौकरी देने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं। बात Amazon की करते हैं तो 10,044 लोग हैं जो कि अभी Amazon की तरफ से हायर किए गए हैं। TCS की तरफ से ये आंकड़ा 5,505 का है। वही माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर आती है ये कंपनी जो अमेरिका में 5,189 लोगों को जॉब दे रही है। मेटा की बात कर लेते हैं, फेसबुक से ही निकला है मेटा और 5,123 लोग जो हैं वो विदेशी है मेटा में काम करने वाले, इन्हें H1B वीजा पर रखा गया है। एप्पल में ये संख्या 4,202 की है और गूगल में ये नंबर 4,181 का है। बात डेलॉइट की भी करते हैं जिसमें 2,353
भारतीय कह लें या फिर विदेशी आप कह सकते हैं, अमेरिका के लिहाज से वहां पर काम करते हैं। बात है इंफोसिस की, 2004 ये आंकड़ा है। और वहीं विप्रो में 1523 लोग हैं। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, भारतीय कंपनी है, लेकिन वहां पर क्योंकि H1B वीजा खरीदने के लिए टेक महिंद्रा को पैसे देने पड़ेंगे, टेक महिंद्रा ने 951 लोगों को वहां पर रखा हुआ है। तो ये जो पूरा आंकड़ा है वो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये दर्शाता है कि वहां ज्यादातर भारतीय हैं या विदेशी हैं वो काम करते हैं, और कौन सी वो कंपनियां हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा काम वहां पर दे रही हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जून 2025 तक 1,06,000 H1B वीजा इशू कर दिए गए थे, जिनमें से भारतीय कंपनियों को 13,870 वीजा मिले हैं, यानी 13% हिस्सा भारतीय कंपनियों को मिला है। TCS और इंफोसिस सबसे ज्यादा वीजा पाने वाली कंपनियां हैं। अब सबसे ज्यादा H1B वीजा पाने वाली कंपनियां IT आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। 2003 में H1B प्रोग्राम में IT कर्मचारियों का हिस्सा 32% था, जो धीरे धीरे घटा है। पिछले 5 सालों में ये हिस्सा 65% से ज्यादा हो गया, ये बढ़ गया है। और ऐसे में उनके इस बयान को यूटर्न के तौर पर ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका को विदेशों से कुशल कामगारों की जरूरत है, और यही वजह है कि वो अपनी इस रणनीति में बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं। अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत पर टैरिफ को आधा यानी 50% कम करेंगे। अब ट्रंप की ओर से यह भी साफ किया गया है कि रूसी तेल खरीद ही वो बड़ा कारण था जिसके चलते भारत पर लगा ट्रैफिक बढ़ा करके डबल कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि हाई टैरिफ को कम करने का हम ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल रूस के तेल की वजह से भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अब रशियन ऑयल की अपनी खरीदारी कम कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति से अपनी जीत के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है। भारत कहता है कि जो बेहतर पैसे हमसे लेगा, बेहतर रेट्स हमें देगा, हम उससे तेल खरीदेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से अपनी जीत के तौर पर जरूर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस वजह से अब हम भी भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम करेंगे। खुश हो गए, उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया। इससे पहले भी ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों में नरमी के संकेत देते हुए कहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड डील के बेहद करीब है और जल्दी भारतीय सामानों पर लगाए गए हाई टैरिफ में कमी भी कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं और इसलिए भी वो ये कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे बयान दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद को कम कर दिया है या उसे रोक दिया है। यही नहीं, ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हैं। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक टैरिफ मामले की सुनवाई शुरू कर रहा है, यानी उन्हें वहां से फटकार लग सकती है, उनकी हार हो सकती है, इसलिए वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। इसके अलावा ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा, हमारे बीच शानदार संबंध है, हम भारत के साथ एक अच्छा न्यायसंगत व्यापार समझौता करने के करीब है। यानी भारत से संबंध को काफी ज्यादा खराब करने के बाद अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इंडो पैसिफिक में भारत का महत्व समझ में आ रहा है, इसलिए भी वो झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने इस बयान से ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार के साथ आने वाले समय में आयात शुल्क में कमी आ सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच नया व्यापार समझौता तैयार हो रहा है, जो पहले के समझौतों से बहुत अलग और न्यायपूर्ण होगा। एक बात अगर कही जाए तो वो गलत नहीं होगी कि अमेरिका भारत के बिना नहीं चल सकता है। यही वजह है कि वो यूटर्न लेंगे, यूटर्न लेने के साथ साथ झुकेंगे भी। उन्होंने कहा कि अभी भारत मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां ऐसी हैं, लेकिन जल्दी वे हमें फिर से पसंद करेंगे। हमें एक न्यायपूर्ण और सभी के लिए फायदेमंद व्यापार समझौता मिल रहा है। पहले हमारे सौदे काफी आसमान में थे, लेकिन अब हम एक संतुलित डील के लिए काफी करीब है। वो मानते भी हैं कि उन्होंने थोड़ा सा भारत के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं किया और यही वजह है कि वो पलटेंगे। टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन टैरिफ की वजह से भारत अमेरिका के बीच व्यापार भी लगातार प्रभावित हो रहा है।
टैरिफ की वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली जो तमाम चीजें हैं वो अमेरिका में महंगी हो रही हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि उन्होंने टैरिफ इतना ज्यादा इंपोज कर दिया था कि 1 रुपए की चीज 101 रुपए में मिलने लगे। इसका असर हुआ इंपोर्ट पर और अभी हो भी रहा है। टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका को निर्यात गिरा है। मई और सितंबर के जो आंकड़े हैं 2025 के, वो कहते हैं कि निर्यात में 37.5% की गिरावट आई है और ये 8.8 अरब डॉलर से घट करके 5.5 अरब डॉलर पर रह गया है। यानी सीधे सीधे 3.0 अरब डॉलर का जो घाटा है वो उन्हें हुआ है। और अब वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चीन की। चीन को हम एक ऐसे देश के रूप में जानते हैं जहां कोई करप्शन नहीं होता। इंजीनियरिंग की फील्ड में उसकी तूती बोलती है और मुश्किल से मुश्किल लैंडस्केप में वो बड़े निर्माण कर सकता है, ये वो दावा करता है। कहते हैं चीन इतना एडवांस है कि पूरी बिल्डिंग एक दिन में खड़ी करके दे सकता है। वहां की तकनीक, वहां का मुकाबला करना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, चीन की इमेज पर ही बड़े सवाल खड़ी कर रही है। अब क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये तस्वीर देखिए। ये एक बड़ा ब्रिज था जो इस तरीके से ढह जाता है जैसे आप ये समझेंगे कि कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में एक ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर ये जो ब्रिज बना था, ये ब्रिज देखिए, ये देखिए। इस ब्रिज को बना पाना, हालांकि मैं मानती हूँ कि मुश्किल रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से चीन दावा करता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी बड़ा ब्रिज बना सकता है, एक दिन में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, लेकिन ये भारी भरकम जो पुल है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है, भरभरा करके गिर गया है। ये पुल करोड़ों की लागत से बना था और इसका उद्घाटन हाल ही में बड़े धूमधाम से किया गया था। नए होंगिकी ब्रिज का, इसका नाम होंगिकी है, इस ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया है। पुल ढहने से टनों कंक्रीट नदी में गिर गया है। हवा में धूल के गुबार दिखाई दिए हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। वीडियो में पहले मलबे से निकली धूल आसमान में उड़ती हुई देखी जाती है और ऐसा लगता है मानो प्रकृति का प्रहार है, लेकिन ऐसा था नहीं। जमीन पुल के नीचे से पूरी तरीके से खिसक जाती है। जो पुल के खंभे हैं वो एक एक करके झुकते जाते हैं और पूरा स्पैन नदी में गिर करके चूर हो जाता है। विनाशकारी भूस्खलन की चपेट में आकर के ताश के पत्तों की तरह रह गया है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, भूस्खलन आए, भूकंप आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी चीजें बहुत अच्छे से बनी है, लेकिन इसे देख करके ऐसा नहीं लगता। पहाड़ी का हिस्सा पूरा खिसकता है, नदी में समा जाता है और आसमान में रह जाता है सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, ना ही मरा है, लेकिन इस घटना ने चीन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पुल चीन की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताया जा रहा था, लेकिन ये जिस तरीके से तबाह हुआ, जिस तरीके से गिरा, उसने गिरने के कारण सरकार की शर्मिंदगी को बढ़ा दिया है। ये पुल की लंबाई कितनी थी? ये पुल की लंबाई थी 758 मीटर। मध्य चीन को तिब्बत से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का हिस्सा है और रिपोर्ट ये भी कहती है कि दरार आने और जमीन खिसक रही है। इसका पता चलने के बाद एक दिन पहले इस पुल को बंद कर दिया गया था। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिरा और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना कहाँ की है? ये घटना मारकोंग शहर में शुआंगजियांगको हाइड्रो पावर स्टेशन है, उसके पास हुई है। होंगची पुल इसे साल की शुरुआत में पूरा किया गया। सिचुआन प्रांत को तिब्बत से जोड़ने वाले चीन के बुनियादी ढांचे नेटवर्क में इसे एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा गया था। पुल का उद्घाटन 28 सितंबर को हुआ और इसकी लागत करीब $1.2 अरब